हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा वीडियो। दो मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं आपके सामने, तीसरा मॉक टेस्ट, और मैं कोशिश करूंगा आपको कि पेपर तक आपको 100 मॉक टेस्ट हम करा पाएँ। संख्या बढ़ती जाएगी रोजाना। दो मॉक टेस्ट, तीन मॉक टेस्ट, प्यार से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। तीसरा मॉक टेस्ट बच्चों ने कहा था सर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है पेपर में, इसलिए कम समय में पेपर को करेंगे। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरा जो मॉक टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट है, अच्छे से इसको देखना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज मैं जो तीन पेपर करा रहा हूं, दो पहले करा दिए, एक ये है, तीनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं, दोबारा पेपर को लगा सकते हैं, आपको सारा सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट थर्ड है ये आपके सामने। अब रोजाना यही मॉक टेस्ट बढ़ते जाएंगे संख्या में, 4 5 6 7 रोजाना, और एयरफोर्स सेकंड 2026 के लिए। डायरेक्टली चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इंग्लिश का मॉक टेस्ट, और इसमें पहला क्वेश्चन। ये मॉक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा पहले क्वेश्चन को सेक्शन इंग्लिश बड़ा कर देता हूं। स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन, मुझे फटाफट बताओ भाई। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्यारे बच्चों, सब लोग बताएंगे फटाफट से। गैरुलस एक वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द बताना होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, गैरुलस एक वर्ड है प्यारे बच्चों। गैरुलस एक एडजेक्टिव है। दुनिया का कोई भी वर्ड इंग्लिश में जिसके पीछे OUS आएगी वो एक एडजेक्टिव होगा। ये जो चारों पीछे नीचे के ऑप्शन हैं ये भी एडजेक्टिव ही है, ध्यान रखना। तो इसका सिनोनिम्स पर्यायवाची बताना होगा आपको, ठीक है ना। गैरुलस एक ऐसा व्यक्ति होता है प्यारे बच्चे जो टॉक्स टू मच, बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बातें बहुत ज़्यादा करता है, वाचाल होता है जो, ठीक है, ज़्यादा बोलने वाला होता है, उसको हम गैरुलस कहते हैं। और गैरुलस का सही आंसर क्या होना चाहिए? प्लेसिड कहते हैं शांत को। जो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, बहुत ही शांत काम स्वभाव का, उसको प्लेसिड कहा जाता है, याद रखना। टैसीटर्न का मतलब है जो कम बोलता है, इसका अपोजिट है अल्पभाषी। अल्पभाषी जो कम बोलता है, पर्सन हु डज नॉट टॉक्स टू मच। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा। गैरुलस माने ज्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव वो व्यक्ति होता है जो बातूनी होता है, ये इसका सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। जो बातूनी होता है उसको टॉकेटिव कहा जाता है प्यारे बच्चे। पाइवोटल का मतलब आपको पता होगा, कोई भी चीज जो निर्णायक है, फाइनल कहते हैं ना सर, ये बहुत ही निर्णायक डिसीजन है, डिसीजिव। डिसीजिव कहते हैं ना कोई भी चीज जो बिल्कुल सेंट्रल है, मुख्य है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट भी कह सकते हो आप, पाइवोटल माने इंपोर्टेंट, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पाइवोटल का मतलब मेन, मुख्य। सर ये जो एग्जाम है मेरी जिंदगी का मुख्य एग्जाम है, पाइवोटल एग्जाम है सर, ये डिसीजन पाइवोटल डिसीजन है। इसलिए तीनों ऑप्शंस का ना होकर के टॉकेटिव इज द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बताइए मुझे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन सर, फिल इन द ब्लैंक्स। द डॉग बिट द बर्गलर। कुत्ते ने चोर को काट लिया। वाज जो कोशिश कर रहा था, वाज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस, जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसने ग्रामर पढ़ी होगी, जिसने कंजंक्शन का थोड़ा बहुत भी, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा या कंजंक्शन पढ़ा होगा, वो पक्का कर पाएगा। वैसे क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन का है, याद रखना प्यारे बच्चे। जो क्वेश्चन है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है। द डॉग बिट द बर्गलर, ध्यान से समझना। कुत्ते की बात हो रही है जो सेंध मारता, जिसने घर में डाका डाला था, उसको काट लिया। बर्गलर को, यहां जो वर्ड आना है वो किसके लिए आना है? जो कोशिश कर रहा था घर में घुसने की। कौन कोशिश कर रहा था, कुत्ता या फिर बर्गलर? बर्गलर एक व्यक्ति है, मतलब एक लिविंग बीइंग है प्यारे बच्चे, और ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है। द डॉग बिट द बर्गलर was trying to break into the house। ये से पूरा एक सेंटेंस है जिसका ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगले सेंटेंस के लिए बात की जा रही है, सब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग होना है। लिविंग बीइंग है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, चोर की बात हो रही है जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो याद रखना सब्जेक्टिव केस के लिए ये इस वाक्य का एक ऐसा प्रोनाउन लगाना है जो इसके लिए यूज होगा, जो कि सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ हुम नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है। विच नॉन लिविंग बीइंग के लिए आएगा?
हुज पजेसिव केस के लिए आएगा हु इज द राइट आंसर। हु वाज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस, कौन घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसा प्रोनाउन लगाना होगा जो यहां पूरे सेंटेंस को कनेक्ट कर दे, लेकिन ये लिविंग बीइंग और ये सब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है सेंटेंस, लेकिन यहां सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होना है, इसलिए हु इज द राइट आंसर। कोई डाउट? क्लियर? अगला क्वेश्चन। आप कहोगे बच्चे स्पीड बढ़ गई सर आपके पढ़ाने की, थोड़ा ज्यादा पेपर खिंचेगा तो आपको बोरियत आएगी, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा जल्दी कर देना चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। दिस बैग इज मेड लेदर, बताइए पेपर करने का अच्छी बात क्या है, सब कुछ देखने को मिलता है एक ही पेपर में, एक ही पेपर में 10 से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं। मेड के साथ भैया दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक आता है मेड ऑफ और एक आता है मेड फ्रॉम। अधिकतर ज्यादातर और भी आते हैं लेकिन ये मेनली ज्यादा यूज होते हैं। सर क्या अंतर है दोनों में? दूध से दही बन जाएगा, दूध से दही बन जाएगा। कर्ड, समझना मैं क्या कर रहा हूं, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क आएगा। क्यों? क्योंकि दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही को दोबारा दूध में नहीं परिवर्तित किया जा सकता, जिस चीज को दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता उसके साथ मेड फ्रॉम। सर बर्फ पानी से बनती है, आइस इज मेड फ्रॉम वाटर या ऑफ वाटर? ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि फिर से बर्फ को दोबारा पानी बनाया जा सकता है। जो चीजें अपनी मूल अवस्था में आ जाएं उनके साथ मेड ऑफ, जो मूल अवस्था में ना आ पाए उनके साथ मेड फ्रॉम। आई होप आपको पता होगा। दिस बैग, बैग है ये लेदर का बना हुआ है, दिस बैग इज मेड लेदर, लेदर से बैग बनाया, बैग को फिर से दोबारा लेदर में कन्वर्ट इजिली कर पाएंगे। दिस बैग इज मेड फ्रॉम लेदर या ऑफ लेदर? ध्यान से बताइए भाई फटाफट, मेड फ्रॉम आएगा, दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर। समझ में आया या नहीं आया? ये बात समझने की है बहुत ध्यान से, ठीक है। दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिस चीज को पुरानी अवस्था में लौटाया जा सके उसके साथ मेड ऑफ, ठीक है। जिस चीज को मूल अवस्था में नहीं लौटाया जा सकते मेड फ्रॉम। आई कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, अपोजिट बताना है। वैनिटी का अपोजिट क्या होगा भाई? वैनिटी का अपोजिट क्या होगा? वैनिटी एक नाउन है, इसका उल्टा बताना है। वैनिटी माने आपको पता होना चाहिए, या तो कह लो आप दुष्टता, या एक ऐसा बिहेवियर जो बहुत क्रूअल है, क्रूअल नेचर का बंदा। वैनिटी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, दुष्टता, नीचता। वैनिटी मतलब बहुत ही जो काइंड हार्टेड नहीं है, जो क्रूअल है, निर्दयी है, जिसके अंदर दिल है ही नहीं, उस क्वालिटी को उसको हम वैनिटी कहा जाता है। वैनिटी माने घमंडी भी कह सकते हो आप। इसका उल्टा बताना है, प्राइड होगा नहीं, क्यों? प्राइड माने भी घमंडी होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। एरुडाइट किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? एरुडाइट माने विद्वान होता है, विद्वान, ये भी नहीं हो सकता। इसका उल्टा बताना है। एक्यूट किसे कहते हैं? फटाफट से बताइए। कोई भी चीज जो बहुत ही कुशाग्र, हिंदी बता देता हूं, तेज बुद्धि का, बहुत ही शार्प, नुकीला, बहुत ही ज्यादा, कहते ना सर, शार्प कह सकते हो आप इसको, रैपिड कह सकते हो, जो बहुत तेज है, हर चीज को डिसीजन लेने वाला, रैपिडली, रैप, शार्प है, दिमाग का तेज है, ये भी नहीं होगा। वैनिटी का उल्टा क्या होगा? एक व्यक्ति जो बहुत ही उदारवादी है, उदारता है। ह्यूमिलिटी इज द राइट आंसर। वैनिटी का सही आंसर होगा ह्यूमिलिटी, मतलब जिसके अंदर काइंड हार्टेडनेस है, जिसके अंदर दिल है, दया है, उसे हम ह्यूमिलिटी कहते हैं। इसका ठीक उल्टा हो गया। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ब बतानी है भाई। पांचवा क्वेश्चन शायद बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लास में थे तब से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, जल्दी सोना, अर्ली टू बेड, और जल्दी जागना, ये एक इंसान को हमेशा हेल्दी, वेल्दी और बुद्धिमान बनाते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कौन सी वर्ब आएगी भाई? फिक्स फ्रेजल वर्ब है ऑलवेज, लिख लीजिए इसको। हमेशा क्या आती है? मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। रेगुलर रूटीन एग्जामिनेशन है, इसलिए यहां मेक्स आएगा और कुछ नहीं आएगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। पांचवा क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चे सी होगा। छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, बहुत ही अच्छा पेपर है भाई। मदर इन लॉ का प्लूरल बताओ। बहुत सिंपल है भाई, मदर इन लॉ सास को बोलते हैं भाई। मदर मतलब जो मां के बराबर है। मदर, पापा की जो पत्नी है उसको मदर,
और जो बेटी मेरी वाइफ की मम्मी है उसको मदर इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ सास को बोलेंगे। मेन वर्ड, मुख्य वर्ड बताओ इसमें क्या है भाई। देखो इन लॉ तो इसलिए लगाया गया है क्योंकि ससुराल का मामला है, इसमें तो कोई एस और यस जुड़ेगा नहीं। जो मुख्य शब्द है वो है मदर। यदि मेरी एक सास है तो मैंने कहा मदर इन लॉ। मैंने कहा सर मेरी 50 सास हैं, 50, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मदर्स में एस लगाएंगे। इन लॉ सेम रहेगा क्योंकि ससुराल के डिनोट करने के लिए है, तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो गया, मदर्स इन लॉ होगा। एस लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं भाई देख लो। मदर इन लॉ, लॉ में नहीं लगेगा, यहां अपोस्ट्रोफी एक में गलती हो गई है, ये अपोस्ट्रोफी है। मदर्स इन लॉ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा लेकिन एस जुड़ा हुआ है। मदर्स इन लॉ बिल्कुल सही है और मदर्स लॉज ये गलत है। सी आंसर सही है, बी भी सही है लेकिन बी में ऐसे था, यहां टाइपिंग की गलती है थोड़ी सी इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा था। सी इज द राइट आंसर। अपोस्ट्रोफी कभी मत लगा देना, याद रखना ये नहीं होगा कि मदर्स इन लॉ, ये बिल्कुल अलग हो गया, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, इसलिए इसका प्लूरल आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड नाउन कहा जाता है इनको। पैसिव बॉयज स्क्रीन पर आपके सामने है। पैसिव बॉयज, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, कितना सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बस आपको ये देखना है एसएमआर लगेगी। हाउ मेनी बुक्स, ये बहुत सिंपल है। हाउ मेनी कितनी, बुक्स डू यू रीड तुम पढ़ते हो, कितनी किताबें तुम पढ़ते हो। हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, जल्दी बता दो भाई। हाउ मेनी को किस में चेंज करोगे, बाई हाउ मेनी लगाओगे, नहीं भाई, क्योंकि यहां जो यू है वो सब्जेक्ट है, वो बाद में जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा बाई यू लग के। हाउ मेनी का हाउ मेनी रहेगा, हाउ मेनी का हाउ मेनी रहेगा, हाउ मेनी का हाउ मेनी रहेगा। हाउ मेनी बुक्स बिल्कुल सही है। डू किस में चेंज हो जाएगा, यू के हिसाब से आर, आर लगा लीजिए। रीड की थर्ड फॉर्म रीडेड नहीं होती है, गलत है। यहाँ डू नहीं आएगा, ये भी गलत है। बाई नहीं आता हाउ मेनी से पहले, बुक्स आर यू रीड, गलत है। हाउ मेनी बुक्स आर रीड बाई यू, यू एक सब्जेक्ट है इसलिए बाई प्लस के ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है या आर लग जाएगा। आंसर क्या होगा सर, ए इज द राइट आंसर। एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन सर किधर देखने को मिलेगा, मैं पेपर को छोटा कर देता हूं। 8वां क्वेश्चन इधर है। 8वां क्वेश्चन सही स्पेलिंग बतानी है भाई। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इधर देख लो भाई। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, कमिश्नर की सही स्पेलिंग बतानी होगी, कमिश्नर की सही स्पेलिंग बतानी है भाई। COMMI डबल एम आता है, डबल एस आता है, बिल्कुल ठीक है, यही स्पेलिंग सही है। COMMIS नहीं आ सकता, COMI नहीं आ सकता, COMI नहीं आ सकता। हमेशा कमिश्नर में डबल एम और डबल एस होती है, याद रखना, ठीक है। कमिश्नर की सही स्पेलिंग। 9वां क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा है। 9वें क्वेश्चन को ध्यान से बताना होगा प्यारे बच्चे। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। जो थोड़ा भी आर्टिकल जिसने पढ़ा होगा आसानी से लगा लेगा ऑप्शन के हिसाब से। वो तैयारी कर रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की 1 साल से। साल के लिए मैंने कल ही बताया था एक पेपर में, ईयर को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है ईयर। ईयर मतलब व्यंजन हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। इससे पहले हमेशा आर्टिकल ए आएगा, यहां पर ए हो गया। मिसिस वर्मा इज एसपी, एसपी को जब हम लिखेंगे हिंदी में एस पी लिखेंगे, ए की साउंड आ रही है, यहां पर एसपी से पहले एन आएगा। माई ब्रदर इन लॉ डीएसपी, डीएसपी व्यंजन आ रहा है इसलिए यहां ए आएगा। और रागिनी अंश 2000, एक महीने में 2000 कमाती है, पर मंथ नहीं होगा, अमंथ होगा। मंथ से पहले हमेशा एक आती है। मैं महीने में 10,000 कमाता हूं, क्या कहूंगा, आई अर्न 10,000 अ मंथ, नॉट पर मंथ। इसलिए आंसर क्या हो गया, ANAA। बताओ जल्दी कौन सा है, ANAA। आंसर ए इज द राइट आंसर, ANAA आंसर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पुरानी परंपराओं को, लिटरेचर आर्ट को नहीं मानता है, मतलब कौन है सर, समझे नहीं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो परंपराओं में बिलीव नहीं करते, जो पुरानी विचारधाराएं होती हैं उनमें बिलीव नहीं करते, जो हमारे संस्कार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनमें ज्यादा। ये बहुत साइंटिफिक लोग होते हैं कि नहीं हम तो विज्ञान के हिसाब से चलते हैं, हमें ये नहीं है, ये झूठ है, ये सब सही है, ये वो लोग हैं। उसको क्या कहते हैं,
क्या उसको पैरासाइट कहेंगे? पैरासाइट तो परजीवी होता है, परजीवी, दूसरों पर निर्भर रहने वाले पैरासाइट्स। प्रिमिटिव कौन होता है? ये प्राचीन है, ये कोई आदमी नहीं है। प्राचीन कोई भी चीज उसको प्रिमिटिव कहते हैं, पुराने समय की कोई भी चीज पुराने समय की उसे प्रिमिटिव कहेंगे। फिलिस्टाइन सही आंसर है। ये एक्चुअली में वो लोग हैं जो गंवार ही कहलाएंगे, जिन्हें आर्ट और लिटरेचर का, किसी देश की सभ्यता संस्कृति में जो बिलीव नहीं करते। और याच तो एक नौका होती है, याच एक तरह की नौका होती है, इसलिए इसका आंसर फिलिस्टाइन इज द राइट आंसर। फिलिस्तीन, फिलिस्टाइन, ये वो व्यक्ति हैं जो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति किसी भी देश की, क्या उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये मॉडर्न विचारधारा, मतलब आई मीन गवार कह सकते हो आप इनको। आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 11वां स्क्रीन पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे वो इजिली कर पाएगा। एक नाउन वर्ड बताना है, 4 शब्द दिए गए नीचे, 4 शब्द दिए गए, बोरेडम, अफेक्ट, वेल और एसेंशियल। नाउन कौन सा है? एसेंशियल एक एडजेक्टिव है, ये लिख लो नहीं पता हो तो। एसेंशियल एक एडजेक्टिव है, आवश्यक नाउन से पहले आता है। वेल दोनों तरह से यूज होता है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। वेल एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। अफेक्ट एक वर्ब है और कभी कभी ये नाउन की तरह भी यूज होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि वो अफेक्शन हो जाएगा। अफेक्ट एक वर्ब है, वर्ब है, और बोरेडम एक नाउन है। किसी भी शब्द के पीछे डीओएम आ जाए, किंगडम, बोरेडम, विजडम, वो सारे के सारे नाउन होंगे, ये बात पता होगी। किसी भी शब्द के पीछे डीओएम आ जाए इंग्लिश में, विजडम, बोरेडम, किंगडम, बहुत सारे वर्ड हैं जो हमेशा नाउन कहलाएंगे। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, 12वां क्वेश्चन आई थिंक आपको पता होगा, आइडम्स और फ्रेज का है। बताइए सर। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम्स एंड फ्रेजेस। ए ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, जल्दी बताओ, ग्रीन हैंड या ग्रीन हॉर्न? बताओ ये फटाफट से, कौन है? बहुत ही ज्यादा, कोई बहुत एक्सपीरियंस हो वो व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, पर्सन, कैंडिडेट, चालाक होना, ये चालाक, और अनएक्सपीरियंस्ड माने अनुभवहीन व्यक्ति होना। कौन सा आंसर होगा इसका? ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का सभी आंसर मुझे बताएंगे फटाफट से, यार आपने पढ़ा है तो। ग्रीन मतलब हारे कह लो आप, ऐसे याद कर सकते हो। हॉर्न कोई भी चीज, हरा मतलब पूरी तरह पकी हुई नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। सो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या हुआ? वेटरन होगा, अनएक्सपीरियंस्ड होगा, या इंपोर्टेंट पर्सन होगा। एक आपको येलो हॉर्न दिया जाता है, एक रेड सिग्नल दिया जाता है, ग्रीन हॉर्न दिया जाता है, मतलब अनुभवी से इसका कोई मतलब नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन या इंपोर्टेंट पर्सन। इसका ज्यादा जो सही आंसर होगा इंपोर्टेंट पर्सन होगा, याद रखिएगा। एन इंपोर्टेंट पर्सन, अनएक्सपीरियंस्ड नहीं होगा और चालाक भी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। एक इंपोर्टेंट पर्सन ग्रीन हॉर्न दिया जा रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आर्टिकल का। ये ऐसा क्वेश्चन है आर्टिकल का जहां पर आपको आर्टिकल लगाने हैं, और ये 4 ऑप्शंस आपको सी और ये 4 ऑप्शन छुप रहे हैं। पहले आप आंसर लगा लीजिएगा, क्या आएगा आंसर बताओ। एवरीथिंग, थिंग आ रही है, एवरीथिंग, हर एक का क्या होता है? हैज इट्स ओन लिमिटेशन, हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं। एवरीथिंग, थिंग आ रही है, मतलब इसके साथ हिज तो आ नहीं सकता, पजेसिव एडजेक्टिव है, हैज आ सकती है। और ऑप्शन देख लेते हैं भाई नीचे, ठीक है। यहाँ तो आएगा क्या? हैज आ गया, हर चीज की अपनी लिमिटेशन, एवरीथिंग हैज पजेशन, हैज। एवरीथिंग के साथ हिज आती है कि इट्स आती है? एवरीथिंग हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, हर चीज की अपनी, हर चीज की बात हो जा रही है। एवरीथिंग के साथ हमेशा इट्स आएगी, हिज नहीं आएगी। दिस इज अ न्यू टेबल, ये नई टेबल है, एंड दैट इज एन ओल्ड वन, वो पुरानी है, वो पुरानी है। हैज इट्स ओन, हर व्यक्ति, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, एवरीबडी व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन को डिनोट कर रहा है, हिज आएगा। ऑप्शन क्या क्या हो गए? हैज इट्स वन और हिज। आंसर देख लेते हैं। हैज इट्स वन और हिज, डी इज द राइट आंसर। लगा लो भाई, डी इज द राइट आंसर 100%। बिल्कुल, कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट बता देना। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। 14वां क्वेश्चन थोड़ा इधर देखना पड़ेगा भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने हो गया भाई, मैं स्क्रीन पर ले लेता हूं। ये 14वां क्वेश्चन है, इसमें गलती बतानी है, फटाफट से बताओ।
ये 14वां क्वेश्चन है, इसमें गलती बताने हैं। द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम, इस म्यूजियम के चारों तरफ जो चार दीवारी है, सराउंडिंग है, अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग देख कर इसको आते हैं, कमिंग फ्रॉम द अदर प्लेसेस, अलग अलग जगहों से आते हैं। याद रखना इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, और वो हमेशा फिक्स नाउन के साथ यूज होंगे। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया, SURROUNDINGS, सराउंडिंग यहाँ नाउन की तरह यूज हो रहा है। जब भी ये नाउन की तरह यूज होगा तो कभी सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, याद रखो। यही गलती है, ए पार्ट में गलती है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, होते नहीं हैं, वो हमेशा एस लगाकर ही यूज किए जाएंगे। जैसे स्पेक्टिकल का नाम सुना है, अब हिंदी में कोई, इंग्लिश में कोई स्पेक्टिकल वर्ड होता ही नहीं, हम कहते हैं चश्मा पहन रखे हैं स्पेक्टिकल, ये गलत है, स्पेक्टिकल्स होते हैं, और ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही सेम है, स्पेक्टिकल्स। इसमें से आप कभी एस को नहीं हटा सकते, इसलिए सराउंडिंग, क्योंकि नाउन की तरह यहां यूज हुआ है, इस म्यूजियम की सराउंडिंग, बाहरी जो चार दीवारी है, हमेशा नाउन को सराउंडिंग न लिख के सराउंडिंग्स लिखा जाता है, और इसी पार्ट में गलती है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे, 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इनडायरेक्ट स्पीच बताना होगा, चार ऑप्शन आपके सामने में रख देता हूं। इनडायरेक्ट स्पीच बताइए फटाफट से, क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना था। बहुत सिंपल है, सेड टू चेंज किस में होगा भाई? सिंपल सी बात है, टोल्ड में चेंज होगा। यहां भी टोल्ड है, यहां भी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन कैसे लगाए जाते हैं? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया जाएगा। यहां तक सब चारों सही लग रहे हैं। आई किस में चेंज होगा? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई किस में चेंज हो जाएगा? आई चेंज हो जाएगा सी में। यहां भी सी है, यहां भी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हैड टू किस में चेंज हो जाएगा? ध्यान रखना, हैड टू आपको पता होना चाहिए, हैड टू चेंज होता है हैड टू में। यहां हैड गॉन की गई है, ये बिल्कुल गलत है। हैड टू है, ना कि हैड है केवल, पास्ट परफेक्ट नहीं है ये, इम्फेसाइज है, याद रखना। हैड टू मॉडल वर्ब है, यहां हैड गॉन कर दिया, यहां हैड टू गो, गलत है, हैड टू गो नहीं होगा। हैड टू वेंट नहीं होगा, ये भी गलत है। और यहाँ हैड टू गो, याद रखना, हैड टू हमेशा चेंज होती है, हैड टू। डी इज द राइट आंसर, हैड टू गो टू मार्केट, बिल्कुल सही है। पैसिव में हैड टू का जब पैसे बनाते हैं तो हैड टू में चेंज होगा, डी इज द राइट आंसर, याद रखना इस बात को, डी इज द राइट आंसर। सर 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने कैसे है? क्योंकि ये पैसेज है, अब ये पैसेज तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये पैसेज क्या है थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं पहले समझा देता हूं, आप समझते चलना ध्यान से। बहुत जल्दी जल्दी कैसे पैसेज को पढ़ना है आपको, देखो। चलो, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंडिया में जितने नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी बात की जा रही है, विच कैन बी, मैं जल्दी बता रहा हूं, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये जरूरी है राष्ट्रीय योजना में, जो भी हमारे देश का विकास होना है उनमें बहुत सहायक है। पॉसिबली द मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ह्यूमन लेबर, सही बात है। किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है क्या चीज है? मटेरियल जरूरी है, खाद्य पदार्थ है, इंसान। इंसान नहीं होगा तो उनका यूज कौन करेगा? ह्यूमन लेबर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर एनी कंट्री या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। क्लियर? विदाउट प्रोडक्टिव लेबर, व्यक्ति अच्छे नहीं हुए, इंक्लूडिंग इफेक्टिव लीडरशिप नहीं हुई, प्रॉपर कोई नेता नहीं, प्रॉपर गाइड करने वाला, इंटेलिजेंस, मिडिल मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो कितनी भी तुम विदेशी सहायता ले लो, नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंट ऑफ नेचुरल वेल्थ कैन इंश्योर सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो उस देश का कभी विकास और आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा। बहुत सिंपल है भाई, याद रखना। वन इसेंशियल फैक्टर जो हमेशा भुला दिया जाता है किसी भी देश में और इग्नोर कर दिया जाता है, वो क्या है? द फॉरगॉटन फैक्टर इज द रोल ऑफ वीमेन। हाँ, महिलाओं के रोल को हमेशा इग्नोर किया जाता है, हमेशा वो विकास, डेवलपमेंट विल बी हैंडीकैप्ड, अपंग बना रहेगा। कब तक? जब तक महिलाओं को द्वितीय वर्ग की दर्जा देते रहेंगे, हमेशा द्वितीय वर्ग की नागरिक मानते रहेंगे, याद रखना इस बात को। हमारे देश में क्या कंडीशन है? अनएजुकेटेड, बिना पढ़ी लिखी, अनपढ़, उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, विदाउट एनी वॉइस इन फैमिली, उनका समाज में कोई आवाज नहीं होती, इनकी समाज में कोई आवाज नहीं होती प्यारे बच्चे। ठीक है, महिलाओं की आज के टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता उनके द्वारा, कोई इकोनॉमिक स्टेटस नहीं, उनकी शादी तब कर दी जाती है जब प्रैक्टिकली वो बच्ची होती हैं और सच में उन्हें बेबी
बनाने की मशीन समझ लिया जाता है। दे दनादन एक के बाद दूसरा बेबी पैदा किया जा रहा है और ओनली आधी उनमें से मर जाती हैं जब तक कि उनकी स्कूल की एज होती है, तब तक तो वो मर चुकी होती हैं। और इसीलिए वी कैन एनहेंस, हम कभी भी याद रखना विकास को तभी बढ़ा सकते हैं, किसी भी देश का विकास तभी बढ़ेगा जब महिलाओं के रोल को ध्यान रखा जाएगा। किसी भी देश का विकास तभी होगा जब महिलाओं के रोल को ध्यान दिया जाएगा। वीमेन पावर बाय गिविंग वीमेन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्फ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने, इतना अच्छा पैसेज, देखने में टफ लेकिन है आसान। सर क्या करूं फिर इसका मैं? पहला क्वेश्चन बताओ और क्या करोगे? द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स किसी भी देश के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा क्या है? ह्यूमन लेबर या इफेक्टिव लीडरशिप? कुछ नहीं होगा इसका भी, मिडिल मैनेजमेंट भी कुछ नहीं होगा जब तक ह्यूमन लेबर नहीं होगी। सबसे बड़ा फैक्टर ह्यूमन लेबर इज द राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन पावर का मतलब क्या हुआ? केवल महिलाओं की पावर, केवल पुरुषों की पावर, या महिलाओं पुरुषों की दोनों की मिलाकर? ओनली मी, ओनली वीमेन, चिल्ड्रन, बोथ मैन एंड वीमेन। याद रखना दोनों को मिलाकर ही ह्यूमन पावर कहा गया है पैसेज में। अच्छा ये वो कौन सा फैक्टर है जो इग्नोर कर दिया जाता है? जल्दी बताओ। किसी भी देश के विकास में वो कौन सा फैक्टर है जो इग्नोर कर दिया जाता है? हमेशा रोल ऑफ वीमेन को इग्नोर ही किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। रोल ऑफ वीमेन को हमेशा ही इग्नोर किया जाता है प्यारे बच्चे। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, 19 और 20। वीमेन हैव हार्डली, क्या महिलाओं की आज के टाइम पे कोई आवाज है? वीमेन, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, वीमेन हैव हार्डली, मुश्किल से ही कोई आवाज होती है इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन। सही बात है इसमें भी। एनी इकोनॉमिक और लीगल स्टेटस, ये भी सही है। एनी वॉइस इन फैमिली और इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। एनी वॉइस टू डिसाइड अबाउट देमसेल्फ, जल्दी बताइए। महिलाओं की शायद ही एनी वॉइस इन फैमिली और इकोनॉमिक डिसीजन में, सही बात है। शायद ही कोई आवाज होती है एनी इकोनॉमिकल और लीगल स्टेटस में, ये भी नहीं होता। एनी वॉइस इन फैमिली और इकोनॉमिक स्टेटस, बिल्कुल ठीक है। एनी वॉइस टू डिसाइड अबाउट देमसेल्फ, ये तो गलत है। इकोनॉमिक और लीगल स्टेटस इसमें भी नहीं होती। एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजंस में भी नहीं होते। एनी वॉइस इन फैमिली एंड इकोनॉमिक स्टेटस और कम्युनिटी डिसीजंस, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? एनी वॉइस इन फैमिली और इकोनॉमिक स्टेटस, इन दोनों को मिला के कम्युनिटी डिसीजन और इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। 20 में का आंसर क्या होगा सर? वीमेन पावर का मतलब क्या हुआ सर? ये क्यों जरूरी है? ये इसेंशियल पावर है किसी भी देश के विकास के लिए। एनी इसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, इसेंशियल पावर इन चाइल्ड, बच्चे बनाने के लिए जरूरी हैं, शादी के लिए जरूरी हैं, या फिर केवल मारने के लिए जरूरी है? नहीं, किसी भी देश के विकास के लिए ह्यूमन पावर, वीमेन पावर का होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल पेपर खत्म हुआ। सच बताओ पेपर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं बताएंगे तो टेस्ट सीरीज को बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।